हेलो फ्रेंड्स, हाय, दिस इज़ अपूर्वा एंड आई वेलकम यू टू सिविल्स ट्यूब। आई होप यू ऑल आर गुड। तो आज का जो हमारा एक करंट्स डेली का सेशन है, इसमें हम 20 एंड 21 ऑफ सितंबर 2020 की सारी इंपॉर्टेंट न्यूज़ को डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट विद अवर फर्स्ट न्यूज़। आज की जो हमारी फर्स्ट न्यूज़ है वो रिलेटेड है कोसी महासेतु से, कोसी मेगा ब्रिज से। ये जो ब्रिज है इसको रिसेंटली पीएम मोदी जी ने इनॉग्रेट किया है थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, क्योंकि अभी कोविड-19 चल रहा है। इसके कारण जितने भी इनॉग्रेशंस वगैरह चल रहे हैं वो थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग चल रहे हैं। इसके अलावा ये जो प्रोजेक्ट है इसके लिए सैंक्शन प्रोवाइड किया गया था सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा इन 2003-04। अटल बिहारी वाजपेयी जी की गवर्नमेंट के टाइम पे इस प्रोजेक्ट के लिए सैंक्शन प्रोवाइड करा था और ऑलमोस्ट 17 ईयर्स में ये जो प्रोजेक्ट है ये तैयार हुआ है। ये जो प्रोजेक्ट है, ये जो मेगा ब्रिज है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है इंडिया के लिए स्ट्रैटेजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से। जो मेन लैंड है इंडिया की उसको सीमलेस कनेक्टिविटी प्रोवाइड करता है टू नॉर्थ ईस्टर्न रीजन ऑफ इंडिया से। स्ट्रैटेजिकली इम्पॉर्टेंट है, 1.88 किलोमीटर लॉन्ग ब्रिज है, शॉर्टर रूट प्रोवाइड करता है नॉर्थ ईस्ट इंडिया के लिए, एसेसिबिलिटी प्रोवाइड करता है, नेशनल कैपेबिलिटी को इंक्रीज़ करने में भी हेल्प करता है। रिसेंटली इंडिया और चाइना के जो रिलेशंस हैं उसमें काफ़ी ज़्यादा डिस्प्यूट्स देखने मिल रहे हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स देखने मिल रहे हैं और इस दौरान इंडिया की नॉर्थ ईस्टर्न वाले रीजन में अच्छी कमांड होना बहुत ज़रूरी है और इसी समय पे ये जो ब्रिज है इसका बनना इंडिया के लिए एक अच्छी न्यूज़ है। ये जो हमारा नदर्न पार्ट ऑफ इंडिया है इसको नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट से कनेक्ट करेगा वाया अल्टरनेटिव रूट। ओके, अब हम देखते हैं कि जो नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया वाला पार्ट है, हम जब इंडिया का मैप देखते हैं तो ये जब वेस्ट बंगाल वाला ये जो पार्ट है, यहाँ से ये नॉर्थ ईस्टर्न वाला ये वाला जो पार्ट है, यहाँ पे एक बहुत छोटा सा रीजन है जो हमको कनेक्ट करता है नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया से। इसको हम बोलते हैं चिकन नेक। तो ये जो चिकन नेक है, यहाँ पे दो प्लेसेस हैं, बिहार की कटिहार और वेस्ट बंगाल की मालदा। ये यहीं पर आती है और इसके बीच में आता है ये चिकन नेक। और ये वाला जो नैरो सा बेल्ट है, यहाँ से कनेक्टिविटी प्रोवाइड करने के लिए अभी तक हमारे पास यही रूट था। ये रूट बहुत बिजी रहता था और इस रूट पे यदि कोई प्रॉब्लम हो जाती तो हमारे लिए नॉर्थ ईस्ट से कनेक्ट होना और ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता था। इसलिए हमको जो ट्रैफिक है उसको भी कम करेगा इस रूट से, प्लस हमको अल्टरनेटिव कनेक्टिविटी प्रोवाइड करेगा। जब कोई डिफ़िकल्ट सिचुएशन होगी उस समय भी ये रूट हमको काफ़ी ज़्यादा हेल्प प्रोवाइड करेगा। अब जो हमारी नेक्स्ट न्यूज़ है वो रिलेटेड है इंडस वाटर ट्रीटी से। रिसेंटली 60th एनिवर्सरी हुई इस ट्रीटी की। ये जो ट्रीटी थी ये 19 सितंबर 1960 को साइन हुई थी और अभी 2020 में इसकी 60th एनिवर्सरी थी। ये जो ट्रीटी है ये इंडिया और पाकिस्तान के बीच में साइन हुई थी और इसमें जो थर्ड पार्टी थी वो थी वर्ल्ड बैंक। ये ट्रीटी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है इंडिया और पाकिस्तान के बीच में जो वाटर डिस्ट्रीब्यूशन होता है उसके लिए। आप ये मैप देख रहे हैं, इस मैप में आपको ये इंडस रिवर दिख रही होगी और इसकी ये जो 5 ट्रिब्यूटरीज है, झेलम, चिनाब, रावी, सतलज और ब्यास, ये सारी दिख रही होंगी। तो ये जो ट्रीटी है ये इन्हीं रिवर जो इंडस रिवर है और इसकी ये जो ट्रिब्यूटरीज हैं इनके बीच में वाटर डिस्ट्रीब्यूशन के लिए है। ओके, हमने देखा कि 1947 में इंडिया और पाकिस्तान का पार्टीशन हो गया। पाकिस्तान एक न्यू स्टेट बन गया, एक न्यू कंट्री के रूप में इमर्ज हुआ और इसी समय पे जो इंडिया और पाकिस्तान के बीच में जो वाटर था उसके बीच में भी डिवीज़न होना था और जो रिवर है इंडस रिवर, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिवर है इस पार्ट की, उसके बीच में भी डिवाइड हुआ। 1947 से लेकर 1960 तक काफ़ी सारे नेगोशिएशंस चलते रहे इंडिया और पाकिस्तान के बीच में। आफ्टर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ नेगोशिएशन इंडस वाटर ट्रीटी इमर्ज हुई। इंडस वाटर ट्रीटी इसके रिजल्ट के रूप में हमको देखने मिली। ये एक वाटर डिस्ट्रीब्यूशन ट्रीटी है जो इंडिया पाकिस्तान के बीच में 19 सितंबर 1960 को साइन हुई। जो जवाहरलाल नेहरू इंडिया के उस समय के प्राइम मिनिस्टर थे और पाकिस्तान के जो प्रेसिडेंट थे अयूब खान, इनके बीच में साइन हुई और इसमें जो थर्ड पार्टी थी वो थी वर्ल्ड बैंक। इस नेगोशिएशन में वर्ल्ड बैंक ने बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करा है। अब ये जो इंडस वाटर ट्रीटी है ये क्या कहती है, हम देखते हैं कि जो इंडस रिवर है और जो उसकी 5 ट्रिब्यूटरीज़ हैं वो इंडिया और पाकिस्तान इन दोनों कंट्रीज़ के बीच में बहती है।
इस मैप से आपको समझ में आ रहा होगा। तो इस ट्रीटी के अकॉर्डिंग ये बताया गया है कि कौन सी रिवर का पानी कौन सी कंट्री यूज़ करेगी, किसके पास उसका ज़्यादा राइट होगा। तो हम देखते हैं कि जो ईस्टर्न रिवर्स हैं, सतलज, रावी, ब्यास, ये तीनों रिवर का जो वाटर यूसेज है वो इंडिया के पास है। और जो वेस्टर्न रिवर है, इंडस, झेलम, चिनाब, ये जो 3 रिवर हैं, इनका जो वाटर यूसेज है वो पाकिस्तान के पास है। ये जो ट्रीटी है ये बोलती है कि जो ईस्टर्न रिवर का पानी इंडिया अनरिस्ट्रिक्टेड वे में यूज़ कर सकता है, वहीं पे जो वेस्टर्न रिवर है उसका पानी पाकिस्तान अनरिस्ट्रिक्टेड वे में यूज़ कर सकता है। बट ये जो वेस्टर्न रिवर है, मतलब कि इंडस, झेलम, चिनाब, इसका जो पानी है वो इंडिया इरिगेशन प्रोजेक्ट्स, पावर जनरेशन और ट्रांसपोर्ट के लिए यूज़ कर सकता है। बट ये जो वाटर यूसेज करेगा वो मात्र 20% ही होना चाहिए टोटल वाटर का। ओके, तो ये जो इंडस वाटर ट्रीटी है ये इंडिया को ग्रांट करती है 3.6 मिलियन एकड़ फीट ऑफ परमिसेबल स्टोरेज कैपेसिटी। इतना पानी इंडिया इन रिवर्स का स्टोर कर सकता है अपने पर्सनल यूज़ के लिए। बट इतना इंडिया यूज़ ही नहीं कर पाता है क्योंकि हमारे पास उतने अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है इतना ह्यूज कैपेसिटी में वाटर को स्टोर करने के लिए। इसलिए जो 2 से 3 मिलियन एकड़ फीट का जो वाटर होता है वो ईज़िली पाकिस्तान को मिल जाता है। ओके, अब यदि हम इस ट्रीटी की ओवरऑल बात करें तो ये जो ट्रीटी है इसके थ्रू 80% ऑफ वाटर, ये जो 6 रिवर का पानी है उसका 80% पाकिस्तान के हिस्से में जाता है। और अब हम ये देखते हैं कि जो ट्रीटी है ये अच्छे से काम करे, किसी भी तरीके का डिस्प्यूट ना हो इंडिया और पाकिस्तान के बीच में। इसके लिए एक कमीशन बनाया गया, उस कमीशन का नाम था परमानेंट इंडस कमीशन। ये जो कमीशन है ये हर 5 साल के बाद में जो ये रिवर्स हैं और इसके आसपास का जो रीजन है वहाँ पे कोई यदि हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट है, यदि कोई भी प्रोजेक्ट है, कोई भी डैम बन रहा है, उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं ताकि ये ट्रीटी इफ़ेक्टिवली इम्प्लीमेंट हो सके। अब हम देखते हैं कि पाकिस्तान के क्या कंसर्न है इस ट्रीटी से रिलेटेड। पाकिस्तान का ये कहना है कि काफ़ी कुछ बिजनेस अनफिनिश्ड है इस ट्रीटी से रिलेटेड। पाकिस्तान क्योंकि लोअर रिपेरियन स्टेट है, इसके कारण जो वेस्टर्न फ्लोइंग रिवर्स हैं, इंडस, झेलम, चिनाब, इसका पानी तो इंडिया थोड़ा बहुत क्वांटिटी में यूज़ कर पाता है। 20% तक का पानी यूज़ कर सकता है फॉर इरिगेशन पर्पस, फॉर ड्रिंकिंग पर्पस, दूसरे पर्पसेस के लिए। बट पाकिस्तान जो इंडिया से रिवर्स जा रही हैं जैसे ब्यास, सतलज और रावी, इनका पानी नहीं यूज़ कर पाता क्योंकि वो लोअर रिपेरियन स्टेट है। इसके कारण पाकिस्तान अनकंफर्टेबल फील करता है। वो मानता है कि इंडिया के पास यदि राइट है वेस्टर्न फ्लोइंग रिवर्स के वाटर को यूज़ करने का, तो कुछ राइट हमारे पास भी होना चाहिए ईस्टर्न रिवर पे। ठीक है, इसके अलावा इंडिया के जो डिफरेंट हम प्रोजेक्ट्स देखते हैं, हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट जो कश्मीर में बना, उसके अलावा जो तुलबुल प्रोजेक्ट है झेलम पे, किशन गंगा प्रोजेक्ट है, इन सारी प्रोजेक्ट्स की वजह से भाखड़ा नंगल डैम हो गया, ये सारे जो प्रोजेक्ट्स हैं इसके कारण पाकिस्तान को कंसर्न रहता है कि इंडिया कभी भी यहाँ पे प्रोजेक्ट्स स्टार्ट कर सकता है और जो पानी हमारे पास आ रहा है उसमें रोक लगा सकता है, उसको कंट्रोल कर सकता है क्योंकि इंडिया अपर रिपेरियन स्टेट है। इंडिया क्योंकि जो रिवर्स है वो पहले इंडिया से निकलती है और फिर पाकिस्तान में जाती है, तो इंडिया अपर रिपेरियन स्टेट है और पाकिस्तान लोअर रिपेरियन स्टेट है। तो पाकिस्तान को हमेशा ये डर रहता है कि कहीं इंडिया इन रिवर का जो वाटर है इसको कंट्रोल ना करे, इसे रेगुलेट ना करे और हमारे यहाँ पे वाटर स्कैरसिटी ना हो जाए उसके कारण। अब हम देखते हैं कि ट्रीटी का क्या आउटकम है और क्या रिज़ल्ट निकला है। इंडस वाटर जो ट्रीटी है उसको ऑलमोस्ट 60 इयर्स हो गए हैं। ये वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल वाटर शेयरिंग ट्रीटी मानी जाती है वर्ल्ड की। ऑल्दो हम देखते हैं कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच में इतने ज़्यादा पीसफुल रिलेशन नहीं है, हमेशा कॉन्फ्लिक्ट चलते रहते हैं, डिस्टर्बेंस चलता रहता है, स्टिल ये वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल ट्रीटी है। ठीक है, और इंडिया और पाकिस्तान पिछले 60 साल से पीसफुली जो
इंडस रिवर है उसकी जो ट्रिब्यूटरीज़ है उसका वाटर यूज़ कर रहे हैं। बट जो इंडिया और पाकिस्तान के बीच में कन्फ्रंटेशंस चलते रहते हैं, जो इश्यूज़ चलते रहते हैं, जैसे उरी अटैक वगैरह देखा, तो हम देखते हैं कि उसकी वजह से ये जो ट्रीटी है उस पर कोई इम्पैक्ट ना आए, इसका हमेशा डर बना रहता है। और उसी कारण ये जो ट्रीटी है वो हमेशा पिक्चर में हमको देखने के लिए मिलती है। ये जो इंडस वाटर ट्रीटी है, हम इसको साइट कर सकते हैं, इसको एक एग्जाम्पल मान सकते हैं कि इतने कॉन्फ्लिक्ट के चलते यदि हम एक ट्रीटी को पिछले 60 ईयर्स से इतने अच्छे से फॉलो कर सकते हैं, तो एक पॉसिबिलिटी है कि इंडिया और पाकिस्तान पीसफुली को एग्जिस्ट कर सके एक साथ। जो ट्रबल्स हैं, जो ये ट्रबल रिलेशनशिप है, ये ख़त्म होकर हम पीसफुली भी को एग्जिस्ट कर सकते हैं। इसका ये एग्जाम्पल है इंडस वाटर ट्रीटी। ओके, अब जो हमारी नेक्स्ट न्यूज़ है वो रिलेटेड है वर्ल्ड बैम्बू डे से। रिसेंटली 18 सितंबर को वर्ल्ड बैम्बू डे बनाया गया। इस साल जो वर्ल्ड बैम्बू डे था, इसकी थीम थी बैम्बू नाउ। ये जो डे है इसको सेलिब्रेट करना, बनाना स्टार्ट किया था वर्ल्ड बैम्बू ऑर्गेनाइजेशन ने, जब इनकी 8th वर्ल्ड बैम्बू कांग्रेस हेल्ड हुई थी इन बैंकॉक की 2009। तो कब से बनाया जा रहा है वर्ल्ड बैम्बू डे? 2009 से बनाया जा रहा है, 18 सितंबर को बनाया जाता है। इस साल की थीम है बैम्बू नाउ। इसका मेन ऑब्जेक्टिव है कि बैम्बू से रिलेटेड ऑल ओवर द वर्ल्ड अवेयरनेस क्रिएट की जा सके। अब क्यों बैम्बू इतना ज़रूरी है, क्यों ये ऐसा प्लांट है जिसके लिए हमको स्पेशली कोई डे बनाना पड़े? तो जो बैम्बू है उसके वर्सेटाइल यूजेस होते हैं, एनवायरमेंटल बेनिफिट्स भी हैं, काफ़ी तरीके से बैम्बू का यूज़ होता है। अब वो हम डिटेल में देखते हैं। यदि हम वर्सेटाइल यूज़ की बात करें तो बैम्बू को हम 1500 डिफरेंट वेज से यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि खाने के तौर पे यूज़ होता है, सब्सटीट्यूट होता है ये वुड का, बिल्डिंग और कंस्ट्रक्शन मटेरियल के तौर पे भी यूज़ होता है। स्पेशली हम नॉर्थ ईस्टर्न्स जो ट्राइब हैं वो बैम्बू का बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं अपने घर बनाने के लिए। ये हैंडीक्राफ्ट बनाने के लिए भी यूज़ होता है, पेपर बनाने के लिए भी यूज़ होता है। इसके इतने वर्सेटाइल नेचर और मल्टीपल यूजेस के कारण कई बार हम इसको पुअर मैन्स टिम्बर भी बोलते हैं। ठीक है, तो बैम्बू के वर्सेटाइल यूजेस हैं, इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है फूड प्रोवाइड करने में, वुड प्रोवाइड करने में, कंस्ट्रक्शन मटेरियल में, हैंडीक्राफ्ट, पेपर इंडस्ट्री में, काफ़ी सारी इंडस्ट्रीज़ में हेल्प करता है। इसलिए बैम्बू को हम बहुत इम्पोर्टेंस देते हैं। सेकेंडली, एनवायरमेंटल बेनिफिट भी है। यदि आप बैम्बू लगाते हैं तो वो सॉइल और वाटर को कंजर्व करने में हेल्प प्रोवाइड करता है, सॉइल को बाइंड करता है, इसलिए एनवायरमेंटल बेनिफिट भी हमको देखने मिलता है। हम देखते हैं कि रिसेंटली काफ़ी सारी जो वेस्टलैंड है वहाँ पर बैम्बू लगाए गए और उसका हमको काफ़ी अच्छा रिज़ल्ट मिला, इसलिए इसके एनवायरमेंटल बेनिफिट है। अभी हमने देखा कि जब कोविड-19 इमर्ज हुआ, तब कोविड-19 आया, तो हम इसको काफ़ी और तरीके से भी यूज़ करने लगे। इसकी एंटी माइक्रोबियल सोप बनने लगी जो कोविड-19 के दौरान यूज़ हुई। इसके अलावा इसके हैंड मिस्ट भी बने जो काफ़ी हेल्प करते हैं फाइट करने में कोरोना वायरस से। तो काफ़ी वर्सेटाइल यूज़ है बैम्बू के, बैम्बू बहुत तरीके से यूज़ किया जाता है। अब हम देखते हैं कि इंडिया में क्या सिनेरियो है बैम्बू का, किस तरीके से यूज़ होता है और गवर्नमेंट ने इससे रिलेटेड क्या स्टेप्स लिए हैं। तो यदि हम गवर्नमेंट की बात करें तो 2018-19 में गवर्नमेंट ने एक एम्बिशियस प्रोग्राम स्टार्ट करा है जिसका नाम है नेशनल बैम्बू मिशन। इसका मेन ऑब्जेक्टिव है कि हम होलिस्टिक ढंग से ये जो बैम्बू इंडस्ट्री है उसको डेवलप करें। वैल्यू चेन ऑफ द बैम्बू सेक्टर, जो भी लोग इस सेक्टर से एसोसिएटेड हैं, रिलेटेड हैं, इसकी हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री में काम करते हैं, इसकी फूड इंडस्ट्री में काम करते हैं, उनको इससे बेनिफिट हो, उनको मॉनेटरी बेनिफिट हो, तो इस इंडस्ट्री को होलिस्टिक ढंग से डेवलप करने के लिए ये जो प्रोग्राम है नेशनल बैम्बू मिशन, इसको लेकर आए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन 2018-19। इसका मेन ऑब्जेक्टिव है कि जो लोकल आर्टिस्ट है, जो लोकल लेवल पे बैम्बू का यूज़ करके कुछ चीज़ें बनाते हैं,
उनको सपोर्ट प्रोवाइड किया जाए। और इसके अलावा ये जो प्रोग्राम है ये हेल्प करेगा, जो गवर्नमेंट का कोविड-19 के बाद में गोल है वोकल फॉर लोकल, उसको भी हेल्प प्रोवाइड करेगा। जो फार्मर्स हैं उनकी इनकम बढ़ाने में भी हेल्प करेगा, और हमारी जो डिपेंडेंसी है ऑन इम्पोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल उसको भी रिड्यूस करेगा। ओके, तो नेशनल बैम्बू मिशन एक काफ़ी एम्बिशियस मिशन है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का। इसके अलावा हम एक और बहुत इम्पॉर्टेंट स्टेप देखते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का। रिसेंटली 2017 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो इंडियन फॉरेस्ट एक्ट है ऑफ 1927 उसको अमेंड किया, और जो बैम्बू था इसको रिमूव कर दिया ट्री की कैटेगरी से। अब इसका क्या बेनिफिट होगा या क्या मतलब है इस चीज़ का? देखिए, यदि कोई भी प्लांट, कोई भी ट्री को यदि आप ट्री की कैटेगरी में रखते हैं तो मतलब आप उसको कमर्शियल तौर पे कल्टीवेट नहीं कर सकते, आप उसका बिजनेस नहीं कर सकते अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रोटोकॉल और ये जो एक्ट है इसके अकॉर्डिंगली। क्योंकि अब इसको हमने इस कैटेगरी से रिमूव कर दिया है, ट्री की कैटेगरी से रिमूव कर दिया है, तो अब कोई भी इसे कल्टीवेट कर सकता है, कल्टीवेशन कर सकता है, बिजनेस कर सकता है बैम्बू का, और इसके जो प्रोडक्ट्स हैं उसको बेच सकता है, खरीद सकता है विथआउट फीलिंग एंड ट्रांजिट परमिशन। तो ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट स्टेप है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का बैम्बू इंडस्ट्री को बूस्ट करने के लिए। इसके अलावा हम रिसेंटली एक स्टेप देखते हैं जो इसी मंथ में लिया गया, बैम्बू क्लस्टर का। बैम्बू प्रोडक्शन को, बैम्बू से बने हुए जो प्रोडक्ट्स हैं उनको बूस्ट करने के लिए बैम्बू क्लस्टर्स बनाए गए इन 9 स्टेट्स, जहाँ पे बैम्बू का ज़्यादा प्रोडक्शन होता है और अच्छे से यूज़ देखने के लिए हमको मिलता है। वहाँ पर यूनियन मिनिस्टर फॉर एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर ने एक प्रोजेक्ट स्टार्ट करा है जिसके तहत 22 बैम्बू क्लस्टर्स बनाए। कौन से स्टेट्स में? गुजरात, MP, महाराष्ट्र, उड़ीसा, आसाम, नागालैंड, त्रिपुरा, उत्तराखंड, कर्नाटका, इन स्टेट्स में हमको बैम्बू क्लस्टर्स देखने के लिए मिलते हैं। अब हम देखते हैं कि इंडिया के पास किस तरीके के रिसोर्सेस हैं और हमारे पास बैम्बू की क्या वैरायटी है, कितना इंडिया बैम्बू प्रोड्यूस करता है। यदि हम नेशनल बैम्बू मिशन के दौरान जो हमारे पास डेटा आया उसकी बात करें तो इंडिया एक ऐसी कंट्री है वर्ल्ड में जहाँ पे हाईएस्ट एरिया अंडर बैम्बू कल्टीवेशन देखने मिलता है हमको, 13.96 मिलियन हेक्टर। सेकेंड रिचेस्ट कंट्री है आफ्टर चाइना इन वैरायटी ऑफ बैम्बू स्पीशीज़। अराउंड हमारे यहाँ पे 136 बैम्बू स्पीशीज़ देखने मिलती है। काफ़ी डाइवर्सिटी देखने मिलती है हमारे यहाँ, काफ़ी तरीके का क्लाइमेट देखने मिलता है, और उसी तरीके से हमको हर जगह अलग अलग तरीके की बैम्बू की स्पीशीज़ देखने के लिए मिलती हैं। इसके अलावा इंडिया में बैम्बू शूट प्रोडक्शन भी होता है और उसका कंजम्पशन भी होता है। शूट प्रोडक्शन बेसिकली, शूट हम इसको एक मेडिकल तौर पे यूज़ करते हैं, मेडिसिन के तौर पे यूज़ किया जाता है इसका, ठीक है। बट ये जो शूट प्रोडक्शन है और इसका जो कंजम्पशन है ये कन्फाइंड है नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स तक। ओके, अब जो हमारी नेक्स्ट न्यूज़ है वो रिलेटेड है ग्लोबल स्मार्ट सिटी इंडेक्स से। रिसेंटली ग्लोबल स्मार्ट सिटी इंडेक्स पब्लिश किया गया। ये जो इंडेक्स है इसको इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट इन कोलैबोरेशन विद सिंगापुर यूनिवर्सिटी फॉर टेक्नोलॉजी एंड डिज़ाइन, ये दोनों इंस्टीट्यूट मिलकर निकालते हैं। रिसेंटली ये इंडेक्स पब्लिश किया गया है। अभी जो टाइम चल रहा है कोविड-19 का जो हम एरा देखते हैं उसमें ये जो स्मार्ट सिटी इंडेक्स था ये देखा गया कि टेक्नोलॉजी किस तरीके से रोल प्ले कर रही है कोविड-19 को रिड्यूस करने में या उससे फाइट करने में। जैसे हम देखते हैं कि इंडिया में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक ऐप लॉन्च करी आरोग्य सेतु, जिसमें आपको आपका सारा डेटा फीड करना पड़ता है रिगार्डिंग कोविड। यदि आपके आसपास पेशेंट है, यदि आपको कुछ ऐसे सिम्टम्स है, तो जिससे आपको ये ईज़िली पता चलता है कि आपके आसपास कितने ऐसे लोग हैं जिनको कोविड है, कितने लोगों के आप किन लोगों के कांटेक्ट में आए हैं जिनको कोविड था या कोविड है, तो वो आपको हेल्प प्रोवाइड करता है कोविड से फाइट करने में। तो ये जो इंडेक्स है ग्लोबल स्मार्ट सिटी इंडेक्स, उसमें इस साल यही देखा गया कि कोविड-19 से फाइट करने में टेक्नोलॉजी ने क्या रोल प्ले किया, और ये जो स्मार्ट सिटीज़ हैं, ये जो सिटीज़ हैं वहाँ पे वो टेक्नोलॉजीज़ ने कैसे काम किया और वो सिटीज़ की क्या ऐसी टेक्नोलॉजीज़ थी।
तो यदि हम आउटकम के तौर पे देखें तो इस इंडेक्स में टॉप किया है सिंगापुर ने, सेकेंड टाइम टॉप किया है सिंगापुर ने इस इंडेक्स में, इसके बाद में फॉलोड बाय हेलसिंकी और ज्यूरिख। ठीक है, ये दोनों कंट्रीज़ की सेकंड और थर्ड पोजीशन है और टॉप पोजीशन है सिंगापुर की। यदि हम इंडिया की बात करें तो इंडिया की 4 सिटीज़ ऐसी हैं जो टॉप 100 में है। हैदराबाद जिसकी पोजीशन 85th है, लास्ट ईयर 67th थी। न्यू दिल्ली जिसकी पोजीशन 86th है, लास्ट ईयर 68 थी। मुंबई जिसकी पोजीशन 93 है, लास्ट ईयर 78 थी। बेंगलुरु जिसकी पोजीशन 95 है, लास्ट ईयर 79 थी। ओके, तो इंडिया की ये जो टॉप 100 में 4 सिटीज़ हैं, इन चारों सिटीज़ के जो रैंक हैं वो काफ़ी ज़्यादा स्लिप हुए हैं, काफ़ी ज़्यादा नीचे गिरे हैं। और इसका मेन कारण है कि जो सिटीज़ हैं वो काफ़ी बड़े लेवल पे फेल हुई है पेंडेमिक को कंट्रोल करने में, और कोई बहुत स्ट्रॉन्ग एफर्ट्स नहीं लिए गए टेक्नोलॉजी के तौर पे भी यहाँ पर कोविड-19 से फाइट करने के लिए। और इसी के कारण ये जो चारों सिटीज़ हैं इनकी जो रैंक है वो नीचे गिरी है। ये जो स्मार्ट सिटी इंडेक्स है ये 15 इंडिकेटर्स के बेसिस पे बताता है कि सिटीज़ को क्या पोजीशन मिलेगी। यदि हम इन चारों सिटीज़ की बात करते हैं जो टॉप 100 में हैं, उसमें ये देखा गया है कि जो एयर पॉल्यूशन है वो बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, प्रायोरिटी वाला एरिया है जहाँ पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को फोकस करने की ज़रूरत है। इसके अलावा हम देखते हैं कि जो बेंगलुरु और मुंबई है वहाँ पर रोड कंजेशन बहुत ज़्यादा है, और जो दिल्ली और हैदराबाद है यहाँ पर बेसिक एमिनिटीज़ की बहुत ज़्यादा लैकिंग है। तो ये रिपोर्ट हमको ये सारी चीज़ें बताती हैं। अब हम देखते हैं आज की हमारी नेक्स्ट जो रिलेटेड है ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन से। अब ये ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन क्यों न्यूज़ में है? रिसेंटली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अपने 8 बीचेस को रिकमेंड किया है कि उनको ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन मिले। ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन एक इंटरनेशनल इको लेबल है, मतलब कि ये एक तरीके का सर्टिफिकेट है जो आपको बताता है कि आप इन स्टैंडर्ड्स को मैच कर रहे हैं। यदि आपको ये सर्टिफिकेट मिलता है तो आपको पता चलेगा कि आपके यहाँ पे हाइजीन है, ये एनवायरमेंटल फ्रेंडली है, यहाँ पर इको फ्रेंडली है, ये सारी चीज़ों के लिए ये सर्टिफिकेट प्रोवाइड किया जाता है। अब इंडिया के ऐसे कौन से 8 बीचेस हैं जिनको रिकमेंड किया गया है इसके लिए? शिवराजपुर एक बीच है गुजरात में वो, उसके बाद में घोगला जो दमन दीव में है, कासरगोड एंड पद्दू बिदरी ये 2 बीचेस जो कर्नाटका में हैं। इसके बाद में कप्पड़ केरला का बीच है, ऋषिकोंडा आंध्र प्रदेश का बीच है, गोल्डन बीच ऑफ उड़ीसा, और इसके अलावा राधानगर जो बीच है अंडमान निकोबार में, ये 8 बीच को रिकमेंड किया गया है ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन के लिए। यदि हम ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन की बात करें तो ये इंटरनेशनल एजेंसी है फाउंडेशन फॉर एनवायरनमेंट एजुकेशन डेनमार्क, वो प्रोवाइड करती है ऑन द बेसिस ऑफ 33 स्ट्रिंजेंट क्राइटेरिया। 33 क्राइटेरियाज हैं जिनके बेसिस पे ये सर्टिफिकेट दिया जाता है। यदि आप उन क्राइटेरियाज को मैच करते हैं तो ही आपको ये सर्टिफिकेट मिलता है। ये जो 33 स्ट्रिंजेंट क्राइटेरिया है इसको हमने 4 कैटेगरी में डिवाइड कर देखते हैं। तो जो फर्स्ट कैटेगरी है वो है एनवायरमेंटल एजुकेशन एंड इंफॉर्मेशन। किस तरीके की एनवायरमेंटल एजुकेशन और इन्फॉर्मेशन है उस एरिया में, किस तरीके का एनवायरमेंटल क्राइटेरिया को फुलफ़िल कर रहा है। फिर सेकंड होता है बाथिंग वाटर क्वालिटी, जो वाटर क्वालिटी है वो बाथिंग के लिए अच्छी है या नहीं, इससे रिलेटेड कुछ क्राइटेरियाज हैं। फिर आता है एनवायरनमेंट मैनेजमेंट एंड कंजर्वेशन से रिलेटेड क्राइटेरियाज, और फिर आते हैं सेफ्टी एंड सर्विसेज ऑन द बीचेस से क्राइटेरिया। किस तरीके की सेफ्टी प्रोवाइड कर रही है वहाँ का मैनेजमेंट, किस तरीके की सर्विसेज है, इन सारी बेसिस पे ये सर्टिफिकेट प्रोवाइड किया जाता है। ओके, अब हम देखते हैं कि तब रिसेंटली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन के लिए अप्लाई करा है फॉर दिस 8 बीचेस। उसी दौरान गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अपना भी इसी तरीके का एक प्रोग्राम लॉन्च किया, इको लेवल प्रोग्राम, जिसका नाम है बीच एनवायरनमेंट एंड एस्थेटिक मैनेजमेंट सर्विसेज। और ये जो प्रोग्राम है वो इंटीग्रेटेड कोस्टल जोन मैनेजमेंट प्रोजेक्ट के अंडर लॉन्च किया है।
ये लॉन्च किया है सोसाइटी ऑफ इंटीग्रेटेड कोस्टल मैनेजमेंट और यूनियन मिनिस्टर ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने मिलकर। अब क्या ऑब्जेक्टिव है इस बीम प्रोग्राम के? इसका मेन ऑब्जेक्टिव है कि जो कोस्टल वाटर है उसमें पॉल्यूशन को कम किया जाए, जो बीच में जो फैसिलिटीज़ है उसको सस्टेनेबल डेवलपमेंट के तौर पे प्रमोट किया जाए, वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट के जो क्राइटेरियाज है उसको फॉलो करना चाहिए, फिर प्रोटेक्ट कर सके हम, कंजर्व कर सके कोस्टल इकोसिस्टम और वहाँ का जो नेचुरल रिसोर्सेस हैं उसको, हाई स्टैंडर्ड ऑफ क्लीनलीनेस को मैनेज करें हम कोस्टल रीजन में। इसके अलावा हाइजीन और सेफ्टी का ध्यान रखें बीचेस पे, जिससे हम इको टूरिज़म को भी बढ़ा सकें और जो टूरिज़म है इन कोस्टल एरिया उसको प्रमोट कर सकें। तो इन्हीं सब बेसिस पे ये जो इंडिया का इको लेबल है बीम वो प्रोवाइड किया जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन। यदि आपको हमारे ये लेक्चर्स अच्छे लग रहे हैं, हमारी ये सीरीज़ अच्छी लग रही है, तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि मैं मोटिवेट होकर और इस तरीके के लेक्चर बना पाऊँ। और यदि आपको ये जो सेशन है इसका PDF चाहिए तो आप टेलीग्राम पे सिविल्स ट्यूब जो हमारा ग्रुप है उसे ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पर इसका PDF अवेलेबल रहेगा। थैंक